जी अस्सलाम वालेकुम जफर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, कैसे हो आप भाईजान? बहुत देर हो गई, मुझे शुक्रिया तो बहुत पहले अदा करना चाहिए था। 3 साल पहले तकरीबन आप जिन हालात में आए थे और आपने जितना तवील इंटरव्यू दिया था, एक ऐसे अनाड़ी को जिसको कुछ पता नहीं था, और जो साउंड उसकी खराब हुई थी, मुझे आज तक उसका अफसोस है, लेकिन उससे मुझे बड़ा सहारा मिला था। और आज 3 साल बाद आपसे दोबारा फिर दरख्वास्त की है, क्योंकि आपकी एक और किताब आने वाली है अदालती तनाज़ात के ऊपर, तो क्यों ना उस पर हम बात कर लें। बात करने से पहले आपने ये कहा ना कि एक अनाड़ी को इंटरव्यू दिया था, तो इंटरव्यू अगर लेने वाला अनाड़ी था तो देने वाला भी बिल्कुल अनाड़ी था। उसको पता ही नहीं था कि इंटरव्यू क्या दिया जाता है। हालत अब भी यही है। वैसे आपकी तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन हम अभी तक नहीं, वो वैसे ही बड़ा कामयाब गया और काफ़ी हैं। लोगों ने उसका एटलीस्ट जी, वो उसमें ये थी कि आपकी आपकी काबिश थी, प्रेजेंटेशन थी, आपका चैनल था, उसका सारा कुछ भरम था। क्योंकि मेरा जो मसला था वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई कमर्शियल चैनल का कोई कॉन्सेप्ट जी है ही नहीं। जी सिर्फ ये कि लोगों के तजुर्बात जो हैं वो कहीं इकट्ठे होते जाएं, जी जी, शायद हमारे मरने के बाद कोई पढ़ ले सुन ले इसको, बिल्कुल। तो उसको जिंदगी की डायमेंशन नहीं नहीं, मालूम चल बहुत जाए। अच्छा चैनल है, और उस चैनल की मेरे ख्याल सब्सक्रिप्शन भी अब तो काफी हो गई होगी। और कभी पलट के देखा नहीं। अच्छा, और ये असल में ऐसे चैनल, जितने अदबी चैनल होते हैं, वो जी उसकी सब्सक्रिप्शन इतनी तो नहीं होती जितनी बेहुदा चैनलों की होती है। अब माल कमाना तो कोई और नहीं। हाँ, या तो लेकिन सनसनीखेजी। ये सनसनीखेजी या अफवाहें, जी बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे चैनल्स लेकिन अगर बहुत काम आ अगर गए। ऐसे ही काम पैसे कमाने हो तो और भी डायरेक्ट धंधे बहुत सारे बहुत हैं। काम है। अच्छा, और ऐसे चैनल्स इतने काम आते हैं, जैसे आपका चैनल है, जो इंसान जब कुछ रिसर्च कर रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, जी तो ऐसे ऐसे चैनल्स सामने आ जाते हैं जिन्होंने बड़ा काम किया होता है अदब जी पर या किसी भी मौजू पर। तो आपका चैनल भी उन्हीं में से है, जो जैसे एक लाइब्रेरी होती है कि बज़ाहिर तो कोई काम नहीं हो रहा, कोई पढ़ नहीं रहा, लेकिन जो इस पे रिसर्च कर रहा होता है उसके वो लिए वो एक बड़ा सरमाया होता है। कभी तो कभार किसी को बर्वक्त कोई चीज मिल जाए जी, तो पूरी लाइब्रेरी कीमत निकल आती है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा काम है वो आपका उस चैनल पे, और जारी रहना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि उसके बाद जो है, जो किताब आई उस इंटरव्यू के बाद, जो पहली मिसाल थी, उसकी खासी पजीराई भी हुई और खासा। काफी पजीराई हुई, और अनएक्सपेक्टेड पजीराई हुई। मैं तो नहीं समझ रहा था। नहीं, मैं समझता हूँ बिलो एक्सपेक्टेशन थी जो आप नहीं, एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि मेरे जैसा आदमी पता नहीं कितने लोग लिखते हैं और कितने लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं, अपनी लाइफ स्केच बताते हैं, लेकिन उसका माशाल्लाह दूसरा एडिशन आया, और आज जी कल भी एक बुक सेलर, बल्कि हमारे जानने वाले, उन्होंने कहा कि वो लाहौर से 10 कॉपियां मंगवाई हैं किसी ने, बुक सेलर ने। अच्छा। तो मैंने कहा चलें, ठीक है, अभी तक अगर चल रही है तो चल रही है। नहीं, सही बात है, चलते रहनी चाहिए। आज जरा किताब से पहले एक और मौजू से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आगाज़ करना चाहूँगा, वो है निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो अपना जो इस्लामी तरीक़ाकार है वो तो निज़ाम अदल है कि गलती अगर 100 साल बाद भी हो तो उसको उसकी तस्हीह होनी चाहिए। और जो रोमन लॉ के तहत है वो निज़ाम इंसाफ है कि यार अगर आपने 3 साल तक आप सोते रह गए तो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई हो गया। ज़ाती तौर पर आप अपने तजर्बे के बाद निज़ाम इंसाफ को निज़ाम अदल का कैसा मुतबादिल समझते हैं? असल में हमारे आइन में और कानून की किताबों में अदल का ज्यादा कंसेप्ट है। जी। इंसाफ तो कहते हैं अल्लाह ताला के ही मिलेगा इंसाफ, इंसाफ तो वही कि मिलेगा। जहाँ पे आपके हाथ पैर सब बोलेंगे। जी क्योंकि यहाँ तो जो अदल का ताल्लुक है वो ज्यादातर एविडेंस के ऊपर है। जी अगर एक क्रिमिनल आदमी, उसके खिलाफ कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाई तो वो इनोसेंट है, जी। लेकिन इंसाफ के कटहरे में तो वो खड़ा होगा हम्म। जब उसके हाथ बोलेंगे, उसकी जुबान बोलेगी, उसके जिस्म के आज़ा वो तो फिर बोलेंगे, तो जब तो नहीं बच सकता। हम्म। तो इंसाफ करना तो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन अदल करना पॉसिबल है, कि जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। क्योंकि जालिम जो है वो तो एविडेंसेस को अपने हक में मोड़ लेते हैं, ट्विस्ट कर जी, लेते बहुत से हैं। जराए हैं उसमें। जी हमारे यहाँ तो खास तौर पर वो सारे जराए जो एविडेंस को कमजोर और खत्म करने की हद तक होते हैं वो जी पूरी तरह जी। जी इस्तेमाल होते हैं। उसमें नाअहली भी शामिल है, उसमें मेलाफाइड भी शामिल है, उसमें हर चीज ही शामिल है। अच्छा शिरवानी साहब, हमारे यहाँ ज़बानी बातें तो बहुत होती रही, शरीयत कोड भी बनी, जस्टिस वो भी बना, सुप्रीम शरीयत अदालत बनी, अपीलेटिव बेंच बनी। ये निज़ाम अदल के नफाज के लिए क्या वाकई जुडिशरी ने और हमारे जो इंतज़ामिया है, जो हमारी मुक़न्नना है, उसने कुछ संजीदा कोशिश की कि निज़ाम अदल को नाफिज करने के लिए? निज़ाम अदल जैसा भी नाफिज है जो भी इस मुमलिकत में
अदालतों का एक पूरा सिस्टम है, राइट फ्रॉम सिविल जज टू सुप्रीम कोर्ट की हद तक, तो वो अपने तौर से काम तो कर रहा है और मतलब आइन और कानून की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तो कर रहा है, लेकिन जो आवाम को चाहिए होता है, जिससे आवाम मुतमईन हो, वो नहीं हो रहा। और आप देखें हर अदालत में सैकड़ों केसेस लगे हुए, आखिर लोगों ने केसेस फाइल किए हैं, लोग आए हैं, जब भी तो केसेस हुए लेकिन हैं। आपके ख्याल में ये जो केसेस इतने हैं, क्या ये सही मानों में इसको डिले करने के लिए नहीं है? बाकायदा आप देखें कि ऐसा होता है कि असली मालिक को पता नहीं होता है, मालूम है पार्टानी की ज़मीन बिकी 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ और आ गया तो मानो उसके खिलाफ टेस्ट आ गया, अब कुछ कर नहीं सकता है। तो ये सब हरकतें जो होती हैं। असल में ये जो निज़ाम अदल हमारे यहाँ बना हुआ है ना, ये हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन तो बराए नाम है। जी बिल्कुल। अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है जी और अंग्रेज का बनाया हुआ निज़ाम अदल है। जी जो हमारा निज़ाम अदल था, जिससे लोग मुतमईन थे, वो तो 1857 की जंग आज़ादी कहें या उसको जो भी जी नाम दें, उसके बाद तो बरतानवी हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया। उसका नाम लेना भी मतलब एक तरह से जुर्म था जी और उसको इस तरह से ख़त्म किया कि सारी पूरा निज़ाम को ख़त्म, और नाम भी नहीं लिए जा सकते थे। तो जो उन्होंने निज़ाम दिया, तो उन्होंने वो हिंदुस्तान के लिहाज से निज़ाम नहीं था, जी वो निज़ाम था बरतानिया के लिहाज से। और बरतानवी माहौल और बरतानवी तालीम और बरतानवी कल्चर और वो सारी चीज़ें वो उन्होंने इम्पोर्ट करने की कोशिश की ये हिंदुस्तान में। अनडिवाइडेड हिंदुस्तान जो था, उसमें वो किस हद तक कामयाब हुए, ये तो एक बहस है होगी तवील, लेकिन बहरहाल हमने अपना गुलाम होने का पूरा सबूत दिया कि हमने उसमें आज़ादी के बाद भी कोई माकूल तब्दीली करने की कोशिश की नहीं। और आप आज भी हम यही समझते हैं कि हाँ, यही निज़ाम हमारे लिए सब कुछ है, और उसी निज़ाम के लिए, उसी निज़ाम में बेहतरी की बातें होती हैं, उसी निज़ाम में तब्दीलियों की बात, लेकिन उस तरफ नहीं देखते कि हमारा असल कल्चर क्या है और हमारा असल जहन कहाँ से जी होता है, और उस वक्त क्या निज़ाम था, और उसमें हम किस तरीके से हम उस निज़ाम को नाफिज कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमानों की मुमलिकत है और हर मुसलमान ये चाहता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हर ज़ाब्ते के साथ जुड़े रहें। तो अगर आपने उनका ज़ाब्ता और उनके प्रोसीजर को ख़त्म कर दिया, तो फिर जाहिर है फिर तो मांगी हुई चीज़ों पे ऐसे ही होता है जैसे चल रहा है। और जितना हमें फ़ायदा देता है उतना तो हम उसको रख के बैठे हुए हैं। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो एक ज़माने में अदलिया आला अदालतों के जो जजेस हमेशा बरतानिया से आते थे, लोकल जो थे वो छोटे मोटे अपने लगा दिए इसको, और चूंकि वो साल में एक मरतबा उनको जाना होता था, तो पानी के जहाज़ के शेड्यूल को देखते हुए कि कब वो लंदन एक साथ जाएंगे और कब वो लंदन से वापस आएंगे, ये गर्मियों की छुट्टियाँ आई थी अदालतों के अंदर। ठीक है। देखिए फारूक साहब, बात यह है कि ये तो बहुत छोटा इशू है हाँ छुट्टियों के तातीलात का, कोई वो इशू नहीं है। असल इशू ये है कि लोग मुतमईन हो। हाँ, नहीं मैं अगर आप इंसाफ करने की कोशिश कर रहे हैं और अदल करने की कोशिश कर रहे हैं जी और लोगों को एहसास है कि मेरे साथ एक अच्छी कोशिश हो रही है, जी, तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब लोग ये समझे कि नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती और कोई मेरे साथ मेरी बात सुनने वाला नहीं है और मेरे साथ कोई इंसाफ करने के लिए मौजूद नहीं है, तो फिर उसमें बददिली पैदा होती है और वो पूरा मतलब सिस्टम पे असर पड़ता है। बाकी अगर 1 महीने छुट्टियां हो गई, अगर आप 11 महीने अपने अच्छे तरीके से काम कर लें, तो कोई एतराज़ की बात नहीं होती। बात यह है कि 11 महीने कैसे काम किया। हम 1 महीने ना काम करने पे तो हक है आवाम का, पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ रवायत की बात आपका हक है, रवायत की बात कर रहा हूँ कि आप पूछ सकते हैं। वो बरतानवी दौर की लेकिन जो 11 महीनों की कारकर्दगी है, उसके ऊपर ज्यादा सवाल उठता है। जी, अब मैं ये 11 महीने की कारकर्दगी, अभी जो लेटेस्ट फिगर आई है कि हमारे यहाँ निचली अदालतें जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह की, उसमें कोई 18 लाख से ज्यादा 22 लाख जी, वो सब मिला के टोटल 22 आते हैं ये। और इसी तरीके से जो आला अदालतें हैं उसमें भी तकरीबन कोई 4 लाख के करीब 18 4 22 ही हो जाते हैं सारे। तो और सुप्रीम कोर्ट में सरप्राइजिंगली अभी भी तकरीबन 60,000 से ज्यादा मुकदमात ज्यादा समात हैं। 8-8 साल तक नहीं चलते हैं, 10 साल तक नहीं चलते हैं।
और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस हों, चाहे इस साइड पे चाहे उस साइड पे, रातों में अदालतें लगती हैं और दिनों में फैसले होते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? खुला तजाद कह सकते हैं आप, लेकिन बात में जैसे बार बार ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि अंग्रेज ने सिस्टम ही ऐसा दे दिया कि आप उनको, चूंकि अंग्रेज को आम आदमी से मतलब नहीं था। अंग्रेज को मतलब था कि मेरी हुकूमत कैसे चले और ये जो मेरे गुलाम है वो अपनी गुलामी से आज़ाद ना हो पाए। तो आप अब वो सिस्टम को, अब वो हाकिम कौन है, हाकिम हुक्मा का जो हुक्काम है उनका अपना इंटरेस्ट है और वो सेफ गार्ड होता रहता है इससे, और आवाम को इनको भी परवाह नहीं है आवाम की। मैं सिर्फ एक पहलू पे आता हूँ और वो ये कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की मिसाल लें, अभी झगड़ा चल रहा है कि भाई मतलब तादाद बढ़ाएं ना बढ़ाएं वगैरह वगैरह। जो मौजूदा तादाद है जजेस की, उनसे अगर आप 60,000 मुकदमात उनके सामने रखें तो फीकस कितना आता है? ठीक है, क्या ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इसमें तो, मतलब अगर कोई बोल्ड किस्म के फैसले ना किए गए तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि ये जजेस जो हैं ये 60,000। मैंने देखा है अदालतों में, हाई कोर्ट्स में देखा, आपने मुझसे बेहतर देखा होगा कि जब जज साहब सुबह पे आते हैं तो उनके पास मालूम कि 50 फाइलें एक साथ होती हैं और उनको 50 फाइलों को भुगताना होता है उस दिन ये, और जिसमें अक्सर ये होता है कि अगली बार किसी और जज के पास फाइल चली जाएगी। ये कैसे मुमकिन है इतने एक जुडिशरी में जो महदूद तादाद है जजेस की? मैं यही बात आपसे बार बार 22 लाख कोशिश मुकदमात कर रहा हूँ जी कि अगर यही सिस्टम चलता रहा और इसमें तब्दीली नहीं आई जी, तो अभी तो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर 170 जजेस भी हो जाए कभी नहीं हो पाएगी इसी सिस्टम के तहत, जी जी, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त इतनी हालत खराब नहीं थी जब 5 जजेस होते थे या 7 जजेस होते थे। अब जैसे जैसे जजेस बढ़ रहे हैं, आवाम की तादाद बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो वो सिस्टम भी अपना बिल्कुल ही जवाब दे रहा है। तो सिर्फ तादाद बढ़ाने से काम नहीं होगा, तादाद भी एक मतलब। अच्छा, अगर हम इसका एक एनालिसिस करें, जो हमारे पास मुकदमात ज़ेर समात हैं, इंटरेस्टिंगली जो 18 लाख मुकदमात जो हैं उसमें से 64% वो है जो सिविल नोयत के हैं जी, 64%, ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद। और फिर 36% वो हैं जो कि फौजदारी हैं। आला अदालतों में जाते हैं तो वहाँ भी 81% जो है वो सिविल नोयत के मुकदमात हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी सिविल अपीलें जो हैं 33,000 के करीब हैं और फौजदारी अपीलें 10,000 के करीब है। अब देखने की बात यह है कि एक तो है ना फौजदारी मुकदमात के, एक आदमी ने कत्ल किया, खून किया, जो भी वो तो अलग चीज़, स्टेट मुद्दा ही है। सिविल में ज़्यादातर लोग आपस में एक दूसरे के होते हैं। अच्छा, लोगों को पता होता है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, इंटरप्रिटेशन का फ़ायदा उठाते हैं। और फिर हमारे से वकील, मतलब वो केस हारते हैं तो उनकी फीस डबल होती है। दुनिया में कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं होगा कि आप जब नाकाम हो जाएं तो अगले मरहले की आपकी फीस डबल हो जाए। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद है जो कोर्ट्स के ऊपर बोझ है, क्या इसका दुनिया में कोई मुतबादिल निज़ाम नहीं है, हम कोर्ट से निकाल के इसकी तादाद कम कर सकें? देखिए, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि अंग्रेज़ का निज़ाम दिया हुआ था और हम उसमें कोई तब्दीली नहीं चाह रहे, तो जो तब्दीली होनी चाहिए और जो दुनिया में राइज है, इवन बरतानिया जिसने ये निज़ाम दिया, उन्होंने अपने इस निज़ाम से बिल्कुल मतलब गैर मुतमईन होके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को वो अपने निज़ाम का हिस्सा बना दिया। मेरा आज का मौजूद इसमें यही है जी, मैं उसी मौजू पे आ रहा हूँ। जब तक हमारा निज़ाम कोई ऑल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा जो इस कोर्ट के निज़ाम के साथ साथ चलती रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी मुमलिकत में कोर्ट ना हो, अदालतों का होना बहुत ज़रूरी है और अदालतें अपना काम करती हैं और अदालतें इंसाफ की फराहमी में बहुत मदद करती हैं और लोगों को ज़रूरत होती है, वो तो एक अलग। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई 60% दीवानी मुकदमात हैं, सिविल मुकदमात हैं, तो हर दीवानी मुकदमा ये नहीं होता कि उसको कोर्ट का जजमेंट चाहिए। जी बिल्कुल, जो पार्टीज होती हैं उनको उस केस के रेजोल्यूशन से मतलब है, चाहे उसका तरीक़ेकार कुछ कोई भी हो। वो अदालत अगर जजमेंट देती है तो फबेहा, लेकिन अगर अदालत के जजमेंट देने से पहले कोई और ऐसा निज़ाम हो जिसको मसालहती निज़ाम कहते हैं, अगर उस निज़ाम के तहत वो केस बहुत जल्द और बहुत सस्ते तरीके से हल हो जाता है, तो पार्टीज तो इस बात पे खुश होंगी और निज़ाम से मुतमईन होंगी। मैं खैर इसको भी हम गुफ्तगू यहीं पे रोकते हैं और अगला जो है, जो आपने कहा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, अगली जो इसकी किस्त है वो सिर्फ उसी के ऊपर होगी, क्योंकि कहने को तो हमारे पास निज़ाम 1940 से भी शायद मौजूद है आर्बिट्रेशन के साथ में, लेकिन वो अपना काम अदा नहीं करता। अभी मेडिसिन का, तो मैं खैर इसको यहीं रोके, फिर अगली किस्त में देखते हैं।